नोआखली के बाद बिहार में हिंसा भड़क चुकी थी। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आंख मूंद लेने वाले नेहरू मुसलमानों को बचाने बिहार पहुंच गए थे। मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लेकिन नेहरू ने हिंदुओं को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने सेकुलर दिखने के लिए मुसलमानों का साथ दिया और कई जगह पर हिंदुओं की पिटाई भी की। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी के शिष्य नेहरू ने अपने ही देश के लोगों पर हवाई हमले की बात की। उन्हीं के आदेश पर बिहार में 400 हिंदुओं पर फायरिंग हुई, लेकिन नेहरू इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनके झूठ का खुलासा एक चिट्ठी से हो गया, जो उन्होंने खुद से 11 साल छोटी लड़की को लिखी थी। कहा जाता है कि वो उससे शादी भी करना चाहते थे। आखिर कौन थी वो लड़की, ये सब बताएंगे हमारी इस खास पेशकश किस्से कहानियां में। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। देश आजाद होने वाला था, लेकिन उससे पहले बंटवारे की आग जल रही थी। नोआखली में हिंसा हुई। गांधी नोआखली पहुंचते इसके पहले ही उसकी आग बिहार पहुंच गई। बिहार 16 अगस्त 1946 के बाद से सुलग रहा था। जब कलकत्ता में हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ, बिहार के कई मजदूर कलकत्ता में रहते थे और दंगों के दौरान उनमें से कई वहां से भागकर अपने गांव में पहुंचे थे। ये लोग अपने साथ बर्बरता की जीती जागती कहानियां लेकर आए थे। इतना ही नहीं, 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे पर बिहार मुस्लिम लीग के नेताओं ने पटना और दूसरे शहरों में जहरीले भाषण दिए थे। इसका सबूत है जस्टिस खोसला की किताब ईस्टर्न रेकनिंग। इस किताब के मुताबिक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बिहार के कई हिस्सों में हिंसा और तनाव पैदा करने वाले पर्चे मुसलमान घरों से पाए गए। इन पर्चों में लिखा था कि अब तक हमने काफिरों को पर्याप्त समय दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि कुफ्र के अंधकार को मिटाकर पूरे संसार में इस्लाम की रोशनी फैला दी जाए। इस महान मकसद को पाने के लिए हमें हर हालत में काफिरों का कत्ल करना चाहिए। यानी नोआखली की तरह बिहार में भी हिंदुओं के नरसंहार की योजना बन रही थी। जस्टिस खोसला के दावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 1948 में भारत सरकार ने विभाजन के दौरान 1946 से 1947 के बीच हुई हिंसा की जांच के लिए जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जस्टिस खोसला उसके सदस्य थे। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस खोसला ने अपनी किताब ईस्टर्न रेकनिंग लिखी थी। जस्टिस खोसला के दावों की पुष्टि नेहरू ने भी की। उन्होंने बिहार दंगों पर बनाए एक नोट में लिखा कि मुस्लिम लीग की तरफ से एक पर्चा जो पूरे भारत में बांटा गया था, खासकर बिहार में, इसमें हिंदुओं को मारने का फरमान दिया था। इन पर्चों में पाकिस्तान की स्थापना के लिए कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी। हिंदुओं ने सोचा कि उन्हें इसका मुकाबला करना चाहिए। हिंदू अपनी रक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनकी हालत बंगाल के हिंदुओं की तरह ना हो जाए, इसके लिए वो पूरे प्रयत्न कर रहे थे। आचार्य कृपलानी भी करीब करीब यही दावा करते हैं। उन्होंने लिखा है, हिंदुओं को यह भरोसा था कि मुसलमान बिहार में कोई उत्पात करने की योजना बना रहे हैं। उस साल 24 अक्टूबर को दिवाली थी। गांधी ने यह पहले बोल दिया था कि जब देश में हिंसा हो रही है तो दिवाली कैसे मनाई जा सकती है। आखिरकार दिवाली के दिन बिहार में क्या हुआ, इसका ब्यौरा कृपलानी ने दिया है। 24 तारीख यानी दिवाली को हिंदुओं ने रोशनी ना करने का फैसला किया था। वो बंगाल के पीड़ितों के लिए सहानुभूति जताने के लिए इसे शोक दिवस के तौर पर मना रहे थे। लेकिन छपरा में एक लोकल मुस्लिम लीडर ने मुसलमानों से अपने घरों को रोशन करने और खुशी मनाने की अपील की। मतलब जहां हिंदू शोक में अपना त्योहार नहीं मना रहे थे, वहां मुसलमान अपने घरों में रोशनी कर रहे थे। ये एक तरह से हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश थी। ऐसे में छपरा के कुछ मुसलमानों ने दिवाली पर खुशियां मनाई। नतीजतन अगले दिन 25 अक्टूबर 1946 को पूरे शहर में दंगा भड़क गया। मुसलमानों पर हमले की करीब 50 वारदातें हुईं और पुलिस ने 3 जगहों पर दंगाइयों पर गोलियां चलाई। वहीं मुंगेर और भागलपुर भी दिवाली के दिन हिंसा की चपेट में आ गए। जस्टिस खोसला के मुताबिक मुंगेर के जमालपुर में काली पूजा के अवसर पर हिंदुओं के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद दंगे शुरू हो गए। उधर भागलपुर के चिचरौन में काली पूजा के जुलूस पर मुसलमानों ने आक्रमण किया और देवी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। हिंदुओं को देवी की मूर्ति खेत में ही छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
देखते ही देखते ये दंगा छपरा और भागलपुर से निकलकर पटना, गया, मुजफ्फरनगर, जहानाबाद, नालंदा तक फैल गया। हालात बिगड़ते देख बिहार की कांग्रेस सरकार ने दंगा प्रभावित इलाकों में सेना तैनात कर दी, जिनमें गोरखा राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट के साथ साथ फर्स्ट इंडियन एंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट और इंडियन एंटी टैंक रेजिमेंट की यूनिट शामिल थी। नोआखली के मुद्दे को दबाने के लिए मुस्लिम लीग ने बिहार दंगों पर हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जिन्ना ने बंगाल की स्वारवर्दी सरकार को बचाने के लिए बिहार की श्री कृष्ण सिंह की कांग्रेसी सरकार पर निशाना साधना शुरू किया। जिन्ना लगातार नेहरू पर दबाव बना रहे थे और अब नेहरू सारी दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस और वो खुद कभी धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से अलग नहीं हट सकते। लिहाजा 30 नवंबर को नेहरू, सरदार पटेल, मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान और अब्दुर्रब निश्तर को साथ लेकर बिहार पहुंच गए। खास बात है कि तब तक मुस्लिम लीग भी केंद्र सरकार में शामिल हो गई थी, जिसमें लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने थे। बाद में बिहार पहुंचने वाले नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और मौलाना आजाद भी थे। तो बिहार पहुंचते ही नेहरू का रौद्र रूप सामने आ गया। उन्होंने दंगा प्रभावित इलाकों के तूफानी दौरे किए, मुसलमानों को ढांढस बंधाया और हिंदुओं को खूब खरी खोटी सुनाई। वे जहां भी गए उन्होंने बिहार के हिंदुओं को डांटा, लताड़ा, उल्हाने दिए, अपमानित किया, धमकियां दी और कई बार पिटाई भी की। ऐसा लग रहा था कि नेहरू हिंदुओं का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और यदि कोई अपनी बात कहने की कोशिश करता तो नेहरू का तीसरा नेत्र खुल जाता। नेहरू खुद को बैलेंस करने की कोशिश में मुसलमानों की ओर पूरी तरह से झुक चुके थे। खासकर यहां जब मैं मुसलमान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुसलमानों की बात हो रही है, जो पाकिस्तान चले गए बाद में। एक किस्से का वर्णन बाल शास्त्री हरदास ने अपनी किताब व्हाट आई सॉ इन बिहार में किया है कि 1947 में प्रकाशित हुई इस किताब में बिहार दंगों का आंखों देखा हाल लिखा है। हरदास ने लिखा कि एक बार जब एक हिंदू ने नेहरू से सवाल पूछ लिया तो वो उसे मारने के लिए दौड़े। नेहरू की लात खाने के डर से वो भागते हुए नदी में कूद गया। उतावले नेहरू ने भी उसका पीछा करते हुए नदी में छलांग लगा दी और तैरना शुरू कर दिया। किनारे पर खड़े हजारों हिंदू और पुलिस अधिकारी इस हास्यास्पद दृश्य को देखकर क्रोध और अपमानित महसूस कर रहे थे। सोचिए, जो शख्स आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था वो ऐसी ओछी हरकत कर रहा था। लेकिन ये तो शुरुआत थी। नेहरू ने अपने धर्मनिरपेक्ष अवतार के दर्शन करवाने के लिए अपने ही देशवासियों पर हवाई हमला करने की धमकी दे दी। उन्होंने गया शहर में एक सार्वजनिक सभा में साफ साफ शब्दों में कहा, सरकार की तरफ से शांति बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। यदि जवाबी कार्रवाई बंद नहीं होती है तो हवाई बमबारी का सहारा लिया जाएगा। सरकार किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। नेहरू अपनी आवाम पर ही हमला करना चाहते थे। उनका यह बयान गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने जिस चेले को उन्होंने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, आज वही अपने ही देशवासियों पर विमानों से बम फेंकने की बात कह रहा था। नेहरू के इस बयान पर गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि केंद्र सरकार हवाई बमबारी तक का इस्तेमाल करेगी, लेकिन ये तो अंग्रेजों का तरीका है। कांग्रेस तो जनता की संस्था है, जिन लोगों की वो प्रतिनिधि है। क्या उन्हीं के खिलाफ विदेशी सरकार वाला विनाशकारी तरीका अपनाएगी? फौज की मदद से दंगों को दबाने में वो भारत की आजादी को ही दबाएंगे। नेहरू के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही थी, लेकिन नेहरू को सबसे ज्यादा डर लगा गांधी की आलोचना से, जिनके उत्तराधिकारी के तौर पर अभी उन्हें अपनी जड़ें जमानी थी। ऐसे में नेहरू अपने बयान से साफ साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि लोग मेरे इस बयान की निंदा कर रहे हैं जो अखबारों में प्रकाशित हुआ है, ये सब झूठ है। मैंने कभी हवाई हमले का समर्थन नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर फौज स्थिति को संभालती है तो वो अपने हिसाब से फैसला लेगी। लेकिन भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रकाशित सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू से ही साबित हो जाता है कि नेहरू ने झूठ कहा था। नेहरू के जीवन पर लिखे गए इस आधिकारिक ग्रंथ में उनका जनता पर हवाई बमबारी करने और बाद में उसका खंडन करने वाले दोनों बयान प्रकाशित हुए। नेहरू ने जब से जनता पर हवाई बमबारी करने की धमकी दी थी, तब से पुलिस और फौज के हौसले बुलंद हो गए थे। सिपाही करीब करीब रोज हर इलाके में दंगाइयों पर गोली चला रहे थे। लेकिन पटना से 40 किलोमीटर दूर नगर नौसा कस्बे में जो हुआ वो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।
5 नवंबर 1946 को मद्रास रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने यहां हिंदुओं की उत्तेजित भीड़ पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 400 हिंदू मारे गए। इस खूनी घटना के बाद पूरे बिहार में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। कुछ लोगों का कहना था कि मृतकों की संख्या 1000 के ऊपर थी, जबकि नेहरू का दावा था कि इस फायरिंग में 50 से 60 ही हिंदू मरे हैं। लोगों का आरोप था कि फायरिंग नेहरू के आदेश पर हुई थी, लेकिन नेहरू ने हमेशा इसका खंडन किया। तो फिर असल में हुआ क्या था? 5 नवंबर की रात नेहरू ने अपनी बेहद करीबी पद्मजा नायडू को पटना से एक पत्र लिखा। पद्मजा नायडू स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की बेटी थी और ऐसा कहा जाता था कि नेहरू और पद्मजा के बीच बेहद कोमल रिश्ता था। वो उन्हें अपने दिल की हर बात बता देते थे। इंदिरा गांधी की आधिकारिक जीवनी लिखने वाले पुपुल जयकर ने भी लिखा है कि नेहरू पद्मजा से शादी करना चाहते थे। उस रात नेहरू ने पद्मजा को जो पत्र लिखा, वो पत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। माय डियर, आज शाम में भागलपुर से हवाई मार्ग से लौटा। आने पर मुझे पता चला कि सेना ने यहां से कुछ मील की दूरी पर ग्रामीण इलाकों में किसानों की भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिसमें करीब 400 लोग मारे गए। आमतौर पर इस तरह की खबर ने मुझे डरा दिया होता, लेकिन क्या तुम इस बात पर विश्वास करोगी कि ये सुनकर मुझे बहुत राहत मिली? शायद इसलिए क्योंकि हम परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। ताजा अनुभव और भावना की परतें हमारी पुरानी सोच को ढक लेती हैं। यानी कि हिंदुओं के मरने पर नेहरू को राहत मिली थी। खत के मुताबिक नेहरू खुद मान रहे थे कि फायरिंग में 400 लोग मरे हैं। इतना ही नहीं, नेहरू ये भी कहते हैं कि 400 लोगों के मरने की खबर सुनकर उन्हें राहत मिली और हम परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। क्या सत्ता में आने के बाद नेहरू बदल गए थे? उन्होंने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया था, या फिर वो अंग्रेज सरकार की तरह ही निर्मम बन गए थे? इस खत में नेहरू का पद्मजा नायडू को संबोधन और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, हिंदू किसानों की भीड़ ने ऐसा बर्ताव किया है जो क्रूरता और अमानवीयता की चरम सीमा है। मैं नहीं जानता कि इन किसानों ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन तय है कि एक बड़ी संख्या होगी। इन किसानों ने पिछले कुछ दिनों तक बिना किसी रुकावट के अपने तरीके से हिंसा की। इसलिए जब खबर आई है कि इन्हें किसानों को रोक दिया गया है, उनमें से 400 की मौत हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस बहुत कम है। नेहरू आखिर कहना क्या चाह रहे थे? नेहरू के लिहाज से कितने किसानों के मरने से बैलेंस बराबर होता? बहरहाल हर मंच पर नेहरू सेना की फायरिंग को जस्टिफाई करने में जुटे थे। नेहरू बार बार सफाई दे रहे थे कि ना तो उन्होंने फायरिंग के आदेश दिए और ना ही मरने वालों की संख्या 400 है। हालांकि सरदार पटेल को लिखे एक पत्र में भी नेहरू ने माना था कि फायरिंग में 400 लोग मारे गए हैं। उधर बिहार के लोग नेहरू की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। नगर नौसा फायरिंग में खराब हुई अपनी छवि को सुधारने के लिए नेहरू ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को 19 नवंबर को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे बड़ी संख्या में पत्र मिले हैं जिनमें कहा जा रहा है कि मेरे कहने पर बिहार सरकार ने फायरिंग करवाई है। अखबारों ने भी इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। मुझे लगता है कि आपको मेरे बिहार आने और फायरिंग के बारे में बयान जारी करना चाहिए। मुझे बताया गया था कि मरने वालों की संख्या 250 से ज्यादा नहीं होगी। यह आंकड़ा किसी भी तरह से बड़ा नहीं है। जहां तक मेरी बात है तो आप ये बताएं कि मैं आपके निमंत्रण पर बिहार में आया था और मैंने आपके कार्य या फैसलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। जहां तक फायरिंग की बात है तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि नेहरू बिहार के मुख्यमंत्री पर दबाव बना रहे थे कि वो सफाई दें कि नेहरू ने इस फायरिंग का आदेश नहीं दिया था। 19 नवंबर के इस पत्र में नेहरू खुद मान रहे थे कि मृतकों की संख्या 250 है, लेकिन वहीं 6 दिन बाद 25 नवंबर को मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने मरने वालों की संख्या 50 से 60 बताई। लेकिन इसके उलट नेहरू के बेहद करीबी रहे प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनको नेहरू ने बाद में 1952 में राज्यसभा सदस्य बनाया और जिनको वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, उन्होंने अपनी किताब लोकदेव नेहरू में नगर नौसा फायरिंग के बारे में लिखा है। 1946 में जब बिहार में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो पंडित नेहरू पटना आए थे। वो ज्यादातर अपनी ही देखरेख में फौजियों से काम ले रहे थे। एक दिन नगर नौसा नाम के गांव में फौजियों ने सैकड़ों हिंदुओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस समाचार से पटना में बड़ी नाराजगी फैल गई। शाम को पंडित जी जब नौजवानों के बीच भाषण देने को सीनेट हॉल पहुंचे, तब लड़कों ने उनका कुर्ता फाड़ डाला और उनकी टोपी उड़ा ली। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के इन शब्दों से दो बातें साफ हैं। पहली, बिहार दंगों के दौरान नेहरू अपनी देखरेख में सेना से काम ले रहे थे, और दूसरी, नगर नौसा फायरिंग में सैकड़ों हिंदू मारे गए थे। दिनकर ने भी लिखा है कि इस फायरिंग से लोग इतना नाराज हुए कि उन्होंने पटना के सीनेट हॉल में नेहरू पर हमला बोल दिया।
वो तो भला हो जयप्रकाश नारायण का, जिन्होंने नेहरू को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और फिर जैसे तैसे उस दिन सभा हुई। उन दिनों बिहार में लोग नेहरू से इसलिए भी नाराज थे कि वो मुसलमानों को बचाने बिहार तो आ गए, लेकिन नोआखली नहीं गए, जहां हिंदुओं पर बिहार के मुसलमानों की तुलना में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। इस मुद्दे पर सफाई देते हुए नेहरू ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग की बंगाल सरकार के रवैये को देखते हुए मेरी नोआखली की यात्रा से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा हुआ होगा। अगर मैं वहां गया तो भी पूर्वी बंगाल के पीड़ितों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर पाता। बिहार के दंगे ज्यादा दिनों तक नहीं चले और 8 नवंबर को पूरी तरह शांति स्थापित हो गई। इसके 2 कारण थे। पहला, नेहरू की देखरेख में बिहार सरकार ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और दूसरा, बिहार दंगों के विरोध में गांधी ने अर्ध अनशन का ऐलान करते हुए बकरी का दूध और अन्न त्याग दिया था। 6 नवंबर को अपने इस अर्ध अनशन का ऐलान करते हुए एक खुले पत्र में गांधी ने पूरे बिहार को पापी कहा था। गौर करने वाली बात है, पूरे बिहार को पापी कहा था महात्मा गांधी ने। हैरत की बात है कि बिहार के कुछ हजार लोगों की गलती पर गांधी ने बिहार के सभी हिंदुओं को पापी कह दिया, लेकिन कलकत्ता और नोआखली की घटना पर वो कभी किसी को पापी कहने का साहस कभी नहीं कर पाए। यहां उल्लेखनीय है कि नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद बिहार तो पहुंच गए, लेकिन ये लोग तब नोआखली नहीं गए जब वहां दंगे उफान पर थे। ये वो सच है जो 70 सालों में एक रणनीति के तहत बाहर नहीं आने दिया गया, लेकिन अब किताबों की शक्ल में ये सारे किस्से बाहर आ रहे हैं। हमने जो किस्सा आपको सुनाया उसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने अपनी किताब हे राम में किया है। आपको ये किस्सा कैसा लगा? क्या आप जवाहरलाल नेहरू की सच्चाई से वाकिफ थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे किस्से और कहानियां और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।